Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of January 2021. 12 जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज 15 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू होंगी. 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. अपलोड होना. अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है यूपीएससी प्रीलिम्स का रिवीजन सीरीज, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा सीसैट कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. फ्रेंड्स, कल से इंडियन एक्सप्रेस भी शुरू हो गया है. आई होप यू पीपल हैव वॉच्ड दैट इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस एज वेल. इंडियन एक्सप्रेस शुरू करने का कारण ये है क्योंकि जो ट्रेंड है यूपीएससी का, दैट इज कंप्लीटली चेंजिंग. यूपीएससी जीएस 1, 2, 3, 4 तक में करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ रहा है. करंट अफेयर्स एंड स्पेशली एडिटोरियल पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एडिटोरियल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको जहाँ से मिले आपको कर लेना चाहिए, है ना. तो इंडियन एक्सप्रेस हमने शुरू किया है, तो प्लीज़ डू वॉच दैट एज वेल. शुरू करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट से. सबसे पहले सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप करेंगे. पहला क्वेश्चन है तपस एंड स्विफ्ट. व्हाट इज दिस तपस एंड स्विफ्ट? दे रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर जरूर करिएगा. ए इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, या डी अंडरग्राउंड मिसाइल साइलो. तो आपको बताना है कि तपस एंड स्विफ्ट इनमें से क्या है. कल मैंने जो पिन कमेंट था उसमें आंसर दिए थे, आज भी मैं वही करूंगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है. तो तपस एंड स्विफ्ट क्या है आपको बताना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज सितम्मा सागर. Sitamma Sagar, sometimes seen in news recently, is a multi-purpose project built across which of the following rivers? Sitamma Sagar, sometimes in news recently, is a multi-purpose project which built on which river? Hooghly River, Kaveri River, Ghaggar River, या Godavari River. Question number 3 is which of the following organization prepares and releases the food price index? तो food price index इनमें से कौन सी organization निकालती है? Options are A, World Trade Organization, B, Food and Agriculture Organization, Food Corporation of India, या Ministry of Consumer अफेयर्स. तो आपको बताना इनमें से कौन सी बॉडी निकालती है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स. ठीक है ना. तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा एक मेंस का क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं. प्लीज डू ट्राई टू राइट द पॉइंट्स आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि अल्टीमेटली यूपीएससी निकालना है अगर आपको, तो सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से काम नहीं चलेगा. मेंस अल्टीमेटली आपको निकालना है. द मेजर पार्ट इज द मेंस ओनली, है ना. प्रीलिम्स तो केवल मजाक है, लेकिन मेन जो है वो मेंस होता है. तो मेंस के लिए क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नीड्स अ सब्सटेंशियल चेंज इफ इट वांट्स टू रिमेन रेलिवेंट इन द प्रेजेंट टाइम्स. डिस्कस. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक सब्सटेंशियल चेंज लाने की जरूरत है अगर इसको प्रेजेंट टाइम्स में रेलिवेंट बने रहना है. तो डिस्कस. सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू. प्लीज राइट द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. जो भी पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हो प्लीज डू टेल मी. तो आगे मूव करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट. पहली जो न्यूज़ है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ज़ूको वैली के बारे में लिखा है. ज़ूको वैली वाइल्ड लाइफ फायर डोज्ड ऑफ. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ूको वैली की लोकेशन इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले याद रखिएगा कि ये मणिपुर नागालैंड बॉर्डर वाले पार्ट में आता है. और अगर स्टेट वाइज पूछ लिया कि नागालैंड में है कि मिजोरम में है कि मैं, तो ये नागालैंड में याद रखिएगा, आप टिक करेंगे. अदरवाइज अगर मणिपुर नागालैंड बॉर्डर लिखा हुआ है तो मणिपुर नागालैंड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर. ज़ूको वैली. ठीक है. यहाँ पे फायर हुआ था जिसको कि बुझा दिया गया है. एंड नाउ देयर इज नो substantial signs of any fire remained. अगली जो न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू स्टे द फार्म लॉज. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटेंशन दिखाया है कि दे आर गोइंग टू स्टे ऑन द फार्म लॉज को स्टे कर देंगे और एक कमिटी बनाएंगे. बेसिकली दे विल बी फॉर्मिंग अ कमिटी जो कि एक एमिकेबल सोल्यूशन ढूंढेगा बिटवीन द सेंटर एंड द फार्मर्स. ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि दे विल बी प्रपोजिंग एन इंडिपेंडेंट कमिटी. आज वैसे उसका जजमेंट आने वाला है. व्हाट दे विल डू इज दैट कि उसमें आप पता चलेगा, लेकिन व्हाट दे हैव हिंटेड इज दैट कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई जाएगी विच विल बी चेयर्ड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड दे विल फॉर्मिंग एन सोल्यूशन टू एमिकेबली रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ बिटवीन द फार्मर्स एंड द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के हिंट दिए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बोली थी, जैसे कि उन्होंने बोला कि सेंटर इज नॉट मेकिंग इनफ कंसल्टेशन. यू आर पासिंग लॉज विदाउट कंसल्टेशन विच इज रिजल्टिंग इन द स्ट्राइक, and many states are in a rebellion state against you. The whole thing has been going on for months
एंड यू आर सेइंग दैट यू आर निगोशिएटिंग। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी फटकार भी लगाई है कि आप लोग कहते हो निगोशिएट कर रहे हो, कहाँ निगोशिएट कर रहे हो, क्या निगोशिएट कर रहे हो, है ना। तो दिस इज द थिंग विद देव सेड एंड यू आर पासिंग द लॉज विदाउट कंसल्टेशन। कल का एडिटोरियल जो हमने पढ़ा था उसमें भी जो मेजर इशूज था वो यही था कि विदाउट इनफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, विदाउट इनफ प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेशन द लॉज आर बीइंग पास्ड, और दिस इज नॉट द ट्रू वे ऑफ पासिंग अ लॉ इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको पीपल्स पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल, ठीक है ना। 1364 करोड़ गिवन टू रॉन्ग बेनिफिशियरीज ऑफ पीएम किसान। अब एक नया इशू आया कि पीएम किसान यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना थी उसके अंतर्गत लगभग 1364 करोड़ का जो पेमेंट है इट हैज गॉन रॉन्गली टू 20 लाख इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज एंड इनकम टैक्स पेयर फार्मर्स। तो लगभग 20 लाख इन एलिजिबल फार्मर्स के पास 1364 करोड़ रुपए जा चुके हैं। तो याद रखिएगा दिस हैज हैपेंड इन द किसान प्रधानमंत्री पीएम किसान निधि योजना। अब पीएम किसान क्या है, बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 2019। पहली चीज याद रखिएगा पीएम किसान वाज लॉन्च्ड इन 2019, और जब 2019 में लॉन्च हुआ था तो इसमें एक अंदर प्रावधान है कि देयर विल बी अ सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर। 6,000 रुपये प्रति वर्ष का एक वो दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, एंड दैट विल बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट्स दिए जाएंगे एंड 6,000 रुपए दिए जाएंगे फॉर इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स, ठीक है ना। इसके अलावा ये किसको दिया जाएगा, इट विल बी गिवन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज हु विच आर हैविंग द कंबाइंड लैंड होल्डिंग और ओनरशिप ऑफ अप टू 2 हेक्टेयर्स। तो 2 हेक्टेयर्स तक के जिनके पास भी लैंड रहेंगे, कंबाइंड होल्डिंग रहेगी, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 6,000 रुपए दिया जाएगा प्रति वर्ष, जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा 2,000 रुपए के, 2,000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसमें अब एक जो इशू आया है वो क्या आया है कि लगभग 1364 करोड़ रुपए इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज के पास जा चुके हैं। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कोई और न्यूज आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है। तो पैनल क्लियर्स द पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पार्लियामेंट प्रोजेक्ट को पैनल ने क्लियर कर दिया। देखो पार्लियामेंट बनने वाला है, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको ऑलरेडी अप्रूवल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि एक कमेटी है जिसको हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी बोला जाता है। तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का अप्रूवल लेना जरूरी है, और वही हेरिटेज कंजर्वेशन जो कमेटी है उसने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने अप्रूवल, दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई थी और किस तरीके से हुआ था, ठीक है ना। सो बेसिकली दैट इज द अनदर न्यूज जो कि मैंने आपको जरूरी समझा बताना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी नाउ। यहां पे आगे देखते हैं, यस, ज़्यूको वैली वाइल्ड फायर डोज। तो यहाँ पे ज़्यूको वैली के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मणिपुर नागालैंड बॉर्डर पर है, ऑलरेडी ये आपको पता है ना। अगर स्टेट लिखने के लिए आएगा तो आप नागालैंड लिख देंगे। देन ज़्यूको वैली इट्स सिचुएटेड एट एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 2452 मीटर्स एंड इज पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नोन फॉर इट्स एक्सोटिक फ्लावर्स। तो ये जो बेसिकली है ये एक्सोटिक फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। सिचुएटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2452 मीटर्स, एंड ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बेसिकली जो है वो इसके लिए काम कर रही है ज़्यूको वैली, और क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टेट अगर पूछेगा तो आप नागालैंड ही लिखेंगे, ठीक है ना। और ज़्यूको वैली के फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिसाइड वो होगा, कितना नुकसान हुआ है वाइल्ड लाइफ, ये जो फायर हुआ इससे कितना नुकसान है उसको एस्टिमेट करना है। अब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो टीम थी दैट वाज एंगेज्ड इन फाइटिंग द वाइल्ड फायर, है ना। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो 2005 के एनडीएमए एक्ट के साथ आया था। ओके, इट्स अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के रूप में एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 2005 में आया था। याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। अब इसके अलावा इसके अंतर्गत जो क्या है, एक देयर इज अ नेशनल बॉडी जिसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको हेड कौन करता है, पीएम हेड करता है। तो एनडीएमए एक नेशनल बॉडी बनाई गई है।
SDMA यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्टेट लेवल की बॉडी बनाई गई है जिसको CM हेड करता है। एंड देन देयर इज अ DDMA यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई जिसको कि DM हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करता है, ठीक है ना। तो ये 2005 में एक्ट आया, 2006 में वो इन्फोर्समेंट के उसके अंतर्गत आया। एंड बोलते इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 है। प्रेसिडेंट ने जो असेंट दिया था वो 2006 में दिया था। इसके अंतर्गत आपका NDRF में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई गई जो कि स्पेशलाइज्ड बॉडी है, एपेक्स लेवल की स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें कि लगभग 12 बटालियंस अभी काम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 12 बटालियंस वर्किंग अंडर दिस एंड ईच बटालियन कंसिस्ट ऑफ 1149 पर्सनल्स। 1149 पर्सनल्स काम करते हैं एक बटालियन में और 12 बटालियन लगभग काम कर रही हैं, ठीक है ना। अब ये जो बना था NDRF, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड under section 44 and 45, section 44 and 45 of the disaster management act of 2005, ठीक है ना। इसका जो हेड होता है वो एक डायरेक्टर जनरल रैंक का होता है, ही इज एन IPS ऑफिसर NDRF का, ठीक है ना। एंड इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो दैट इज अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एडिटोरियल 1 है, रीफ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, रिफ्रेमिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है MK नारायणन ने लिखा है, वेरी वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं MK नारायणन जी और बहुत क्लियरली, बहुत क्लियर शब्दों में ये सारी चीज़ें समझाते हैं। तो थोड़ा हम इसके एडिटोरियल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली जो बात है वो है कि ऑथर ने सबसे पहले बताया कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिले। जैसे कि एक चेंज हमको देखने को मिला कि लीडरशिप चेंज इन यूएसए में लीडरशिप का चेंज होना, दैट इज फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप टू जो बाइडेन की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। ये मेजर पावर शिफ्ट था इंटरनेशनल एरिना में। इसके अलावा ऐसा देखने को मिला कि दूसरा जो शिफ्ट है वो यूरोप की प्रायोरिटीज में देखने को मिला। यूरोप की प्रायोरिटी में क्या शिफ्ट देखने के लिए मिला है कि यूरोप जो है वो चाइना के क्लोज जा रहा है। यूरोप इज मूविंग क्लोजर टू द चाइना, दिस इज द सेकंड मेजर शिफ्ट दैट वी आर सीइंग, ठीक है ना। एंड यूरोप हैज शैटर्ड ऑल होप्स दैट चाइना वुड रिमेन ऑस्ट्रेसाइज्ड इन 2021। लोगों ने ये उम्मीद की थी कि यूरोप जो है जो चाइना है दैट विल बी ऑस्ट्रेसाइज्ड इन 2021। ऑस्ट्रेसाइज्ड मतलब कि वो थोड़ा अलग थलग रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि यूरोप के, मैंने बताया आपको, प्रेफरेंस चेंज हो गई है और यूरोप ऑलरेडी चाइना के क्लोज मूव कर चुका है, ठीक है। अब ऑथर एक एक करके हाईलाइट करेगा कि क्या एस्पेक्ट्स होने वाले हैं वर्ल्ड में और इंडिया को किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो ऑथर बोलता है वो है अ स्ट्रॉन्गर चाइना। सबसे पहले ऑथर क्या बताते हैं कि स्ट्रॉन्गर चाइना विल इमर्ज इन 2021। अगर आप लोग को लगता था कि चाइना 2021 में वीक हो जाएगा, सो दैट इज ऑल मिसकंसेप्शन, क्योंकि अगर एकमात्र कंट्री है जो कि 2020 में ग्रो कर रही थी दैट वाज चाइनाज इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी 2020 में भी ग्रो कर रही थी। मिलिटरली चाइना ऑलरेडी स्ट्रांग होता जा रहा है, उसने अपनी मिलिट्री को और स्ट्रांग कर ही लिया है। देन इसके बाद उसने इंडो पैसिफिक ओशियन में भी अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करेगा 2021 में, सो दैट विल इंक्रीज इट्स पावर ऑल्सो। Simultaneously it is seeking to strengthen the relationship with Russia as well। रशिया के साथ चाइना अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने लगा है। इसके अलावा हांगकांग या उइघुर्स में अगर उनके अगेंस्ट थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उन्होंने देखो कितने हैवी हैंड के साथ उसको दबाया या क्रश किया। तो दैट इज द थिंग कि चाइना ने अपने इंटरनल रेबेलियंस को भी क्रश कर दिया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हेंस अगर आपको लग रहा था कि चाइना विल लूज ग्राउंड इन 2021, सो इसके अपोजिट होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि चाइना विल ग्रो इन स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्गर देन अर्लियर। इसके अलावा जो दूसरा हमको चेंज देखने को मिला वो यूरोप का है कि इकोनॉमी फर्स्ट। यूरोप ने एक चीज साबित कर दी कि देयर इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर पॉलिटी, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो यूरोप जो है, यूरोप माइनस ब्रेक्सिट, अब जब से कि ब्रिटेन बाहर हो गया तो यूरोप माइनस ब्रेक्सिट बोलेंगे, एक ये इशू हुआ। देन रिटायरमेंट ऑफ जर्मनीज एंजेला मर्केल जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जर्मनी से, एंड उनका रिटायरमेंट हुआ। देन ये सारे अफेयर्स को छोड़ते हुए यूरोप जो है वो द चाइना EU इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, याद रखिएगा द चाइना EU इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिससे कि यूरोप ने क्या किया है कि इट इज कैपिटुलेटिंग
the Chinese brandishments in an indication that Europe values its economy more than its politics. तो चाइना EU जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है या उसके लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, दैट इज द थिंग बेसिकली विच शोज दैट कि यूरोप इज वैल्यूएटिंग इट्स इकोनॉमी मोर देन इट्स पॉलिटिक्स. तो ये भी आप इशू याद रखिएगा कि यूरोप जो है वो चाइना के क्लोजर जाता जा रहा है. फिर दूसरी चीज जो वेस्ट एशिया में अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ना, अब आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली इजराइल के साथ यूएई हो गया, कतर हो गए, यूएई हो गया, और इजराइल के साथ दूसरी जो कंट्रीज हैं काफ़ी अच्छे रिलेशन बना रही है, नॉट कतर लेकिन यूएई, बहरेन, ये सब कंट्रीज तो स्ट्रॉन्गर रिलेशन बनाने लगी है ना. तो ये सूडान भी था. तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ है, दैट इज़ अनदर थिंग दैट इज शेपिंग द जो पूरा रिलेशनशिप है उस पूरे वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट वाले पार्ट का, वो पूरा चेंज होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज अकॉर्ड्स. ठीक है ना. लेकिन फिर भी जो रिस्क है वो अभी भी है वहां पे इजराइल और ईरान के कन्फ्रंटेशन का. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्क ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान. ठीक है. फिर आगे अगर आप देखो तो चाइना जो है दैट इज वेरी क्लोज टू ईरान. चाइना ईरान के क्लोज है. कैसे पता आपको? इसलिए पता है क्योंकि 25 साल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को पूरे होने वाले हैं ऑफ चाइना विद ईरान, एंड चाइना आज भी ईरान की उतनी ही मदद करता है जितनी वो पहले कर रहा था. तो चाइना इज स्टिल हेल्पिंग देम, एंड 25 years ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद ईरान हैज ऑलरेडी बीन completed. ठीक है ना. एंड गिवन द स्ट्रेटेजिक फ्लक्स इन द रीजन, ईरान कुड वेल बी टेम्प्टेड टू यूज इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टू एनहांस इट्स पोजीशन एज वेल. अब ईरान को भी आपने देखा होगा कि 20% वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो बेसिकली दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज द इनरिचमेंट एंड दे माइट यूज द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज एज वेल, है ना, टू एनहांस देयर पोजिशंस. तो अब ये सारे चीज़ें हो रही हैं. ऐसे में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया इज रिमेनिंग आइसोलेटेड. इट इज़ लाइक एन ऑड मैन मिसिंग. ऑथर का कहना है कि इंडिया जो है वो आइसोलेटेड हो चुका है 2021 में, एंड इट इज़ रिमेनिंग एज एन ऑड मैन मिसिंग. नो ब्रेक थ्रू इन द सीनो इंडियन रिलेशनशिप्स. आपको पता होना चाहिए कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है. इसके अलावा वेस्ट एशिया में इंडिया पूरी तरीके से गायब है. इंडिया के ईरान के रिलेशनशिप भी पूरे मतलब वार्मथ के साथ नहीं है. इंडिया ईरान रिलेशनशिप्स भी थोड़ा वीक हो गए. चाहे वो बीच में आपने देखा हो कि रेलवे लाइन का जो दिलाराम जहेदान की जो लाइन थी उसका प्रोजेक्ट निकल गया हाथ से. फिर फरजाड भी गैस फील्ड का जो प्रोजेक्ट था वो हाथ से निकल गया. इसके अलावा अफगानिस्तान में हमारा कोई ज़्यादा खास रोल है नहीं. ठीक है ना. पाकिस्तान को स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म हमारे रीजन में, वहाँ से भी हमको इशूज़ ही हैं. ये सारी चीज़ें हो रही हैं. देन नेपाल के साथ भी हमारे रिलेशन कुछ दिन पहले तो बहुत ही ख़राब थे. अभी भी हॉस्टिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हॉस्टिलिटी तो आज भी बनी हुई है. इसके अलावा इंडिया हैज़ मेड वैलियंट एफर्ट्स टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद नेबर्स लाइक बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका, बट जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं हैं. हमने स्ट्राइड फॉरवर्ड किया है कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका को अपने ग्रुप में इंक्लूड करें, लेकिन रिजल्ट्स इतने ज़्यादा एविडेंट नहीं है. ठीक है ना. वन की टेक अवे इज दैट इंडिया चाइना रिलेशंस डिटीरियोरेट. इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हो रहे हैं. इस कारण से हो क्या रहा है कि जो नेबर्स हैं दे आर पिकिंग साइड्स. यहां ऑथर का ये कहना है कि नेबर्स आर ऑल्सो पिकिंग साइड्स कि किसको सेलेक्ट करना है. क्योंकि देखो एशिया में अगर इस तरीके के दो पावर प्रोजेक्ट्स रहेंगे या पोल्स रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्री साइड्स चुनेंगी. और इंडिया का दुर्भाग्य ऐसा है कि हमको कौन सेलेक्ट करता है? हमको भूटान सेलेक्ट करता है. अब भैया जिसके पास हैप्पीनेस इंडेक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है वो हमको सेलेक्ट करता है. और जितनी इकोनॉमी वाले मालदार पार्टियां हैं वो कहाँ जाती हैं? वो चाइना की तरफ चल जाती है. तो ये थोड़ा हमारा एरिया जो है थोड़ा वीक रह जाता है. ठीक है ना. इसके अलावा ऑथर ने यह भी बोला कि इंडियाज वॉइस एंड काउंसिल आर सेल्डम सॉट. मतलब इंडिया की वॉइस इंटरनेशनली भी इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जा रही है जितने की पहले सुनी जाती. कुछ साल पहले तक, या कहना चाहिए जो एरा था जवाहरलाल नेहरू जैसा एरा तो जो था जिसमें कि इंटरनेशनली आपकी बात सुनी जाती थी, आप कोई बात रखते थे तो पीपल वर लिसनिंग टू योर वॉइस. वो सारी चीज़ें आज कहीं ना कहीं मिसिंग है. इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की तरह 2021 में काम कर रहा है. लेकिन अगर कोई बड़ा इस तरीके का मेजर चेंज वो नहीं लाता है तो बहुत मुश्किल है कि इसका काम कोई रिकॉग्नाइज कर पाएगा. ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज.
Now there is again a perception that India's closeness to US has resulted in weakening of the links with traditional friends like Russia and Iran. अब एक जो परसेप्शन आया वो ये आया है कि इंडिया के रिलेशनशिप यूएस के करीब जा रहे थे, इस कारण से उनका रिलेशनशिप जो ईरान से है एंड जो रशिया से है दैट इज वीकनिंग बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है ईरान का रिलेशनशिप यूएसए के साथ अच्छा नहीं है ना, और रशिया का रिलेशनशिप यूएसए के साथ अच्छा नहीं है, तो वही है दुश्मन का दोस्त दुश्मन. Now perhaps the most relevant explanation could be shifting balance of power in the region in which India is situated. तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि दो पावर पोल्स की तरह हो गया है कि चाइना और इंडिया दो पावर पोल्स हैं, लोग अब साइड्स चूज कर रहे हैं. इसके अलावा इंडिया ने कुछ और गलतियां की, जैसे कि नाम का जो रेलिवेंस है उतना ज्यादा नहीं रहा है, नाम का रेलिवेंस घट रहा है, सार्क की मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी तो उसका रेलिवेंस भी घटता जा रहा है. देन बिम्स्टेक कुछ खास चेंज नहीं कर पा रहा है. आरसीईपी जो कि एक अच्छा ग्रुप था जिसमें कि सारी एशियन कंट्रीज ज्वाइन कर रही थी, वो हमने ज्वाइन ही नहीं किया, वो हमने छोड़ दिया, है ना. तो ये कुछ चीजें हैं जो डिसीजंस भी मुझे नहीं लगता कि सही है. जैसे सीपेक हो गया, सीपेक आपका सॉरी ओबीओआर हो गया, ओबीओआर को आपने ज्वाइन नहीं किया, सीपेक को आप अच्छे से मना नहीं कर पाए, है ना. जैसे सीपेक आपके गिलगित बाल्टिस्तान रीजन से अगर पास हो रहा है तो आपको उसको थॉरली मना करना चाहिए था, है ना, वहां पर आप एक्ट नहीं कर पाए. ओबीओआर जहां से आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता था वहां आपने ज्वाइन नहीं किया, बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना. आरसीईपी भी आपने छोड़ दिया, है ना. तो ऐसे में इंटरनेशनली आपको कौन रिकॉग्नाइज करेगा अगर आप इंटरनेशनल ग्रुप्स का हिस्सा ही नहीं रहेंगे. आप इस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की कोशिश करेंगे, आइसोलेशन में तो आत्मनिर्भर भारत भी नहीं हो पाएगा, है ना. ये भी आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भी आपको आइसोलेशन नहीं, आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो वो चीजें यहां पे ऑथर ने बोली एंड दैट इज द थिंग विच नीड्स टू बी चेंज्ड. डायलॉग्स फॉर डेमोक्रेसी लेसन्स फ्रॉम राजस्थान. अब यहाँ पर ऑथर ने जो बात की है वो ये की है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे नीड टू हैव डायलॉग एंड डेलिब्रेशन विद द बेनिफिशियरीज. सबसे पहली चीज जो है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ऑथर ने सबसे बात बोली है, ये पॉलिसी मेकर्स नीड टू हैव डायलॉग एंड डेलिब्रेशन विद द बेनिफिशियरीज. अब सबसे पहली बात ऑथर ने कहा कि जो लॉ मेकिंग होती है डेमोक्रेसी में वो कंटिन्यूअस डायलॉग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस जब डायलॉग उसमें होता रहता है उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना रहती है. अब यहां पर जो केस है वो केस स्टडी है राजस्थान की, द केस स्टडीज ऑफ राजस्थान. तो ये चीज आप लिख लेना, केस स्टडी राजस्थान. ये तो यही आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग आप करेंगे ना, तो जैसे मान लो कल को क्वेश्चन आ गया, राइट डाउन अ क्वेश्चन दैट कि डायलॉग एंड डेलिब्रेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. कमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायलॉग एंड डेलिब्रेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. ऐसे में आप जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको केस स्टडीज देंगे अगर आप, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं. तो ऐसे में जो केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं दैट इज ऑफ राजस्थान. तो किस तरीके से राजस्थान में क्या हुआ, तो राजस्थान और मनरेगा का एग्जांपल जो ऑथर ने दिया है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब मनरेगा लाने वाले थे राजस्थान तो देयर वर प्रॉपर डिस्कशंस, देयर वर प्रॉपर डेलिब्रेशंस, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सारे संवाद किए गए, देयर वर प्रॉपर मनरेगा संवाद. ओके, तो मनरेगा संवाद रखा गया था. तो अब अगर राजस्थान की बात देखें तो राजस्थान में देखो क्या होता है, मनरेगा वेजेस आर नाउ डायरेक्टली क्रेडिटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ वर्कर्स बैंक अकाउंट, ठीक है ना. लेकिन जो ये डायरेक्ट ट्रांसफर, अब आज अगर आप देखोगे तो राजस्थान में आपको दिख रहा होगा सर चलो ठीक है, अच्छा पेमेंट अच्छी हो जाती है, टाइमली पेमेंट, लेकिन ये जो चीजें हैं ये ऐसा नहीं कि बहुत पहले से शुरुआत से ठीक हो गई थी. देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच वर देयर. प्रॉब्लम्स जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि प्रॉब्लम में डिस्पर्सल में प्रॉब्लम थी, पेमेंट रिजेक्शन हो जाता था. पेमेंट रिजेक्शन अब क्यों हो जाता था, क्योंकि कई बार क्या बोलते थे कि डॉर्मेंट अकाउंट है. कई बार क्या प्रॉब्लम आती थी कि बोलते थे कि जो बेनिफिशियरी उसका अकाउंट डॉर्मेंट है, मतलब कि द अकाउंट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर सम टाइम. इसके अलावा कई बार सॉफ्टवेयर में भी फ्लॉ हो जाता था. सॉफ्टवेयर में कैसा फ्लॉ हो जाता था, इनएक्टिव आधार दिखाता था. इनएक्टिव आधार का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो एनपीसीआई का सॉफ्टवेयर है, एनपीसीआई ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे जनधन योजना हो गया उसमें भी एनपीसीआई का इंपॉर्टेंट रोल था, है ना. आईएमपीएस और ये सब चीजों ट्रांसफर है उसमें एनपीसीआई का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है. तो एनपीसीआई का जो सॉफ्टवेयर मेंटेन हुआ था उसमें आधार की लिंक जो थी वो वर्कर्स के अकाउंट के साथ मिस हो जाती है. इस कारण से सॉफ्टवेयर फ्लॉज में पेमेंट नहीं आ पाता. फिर टू रिजॉल्व द पेमेंट रिजेक्शंस द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज हेल्ड न्यूमरस डिस्कशंस. तो जब ये सब इश्यूज आने शुरू हो गए तो जो रूरल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, उसने न्यूमरस डिस्कशंस रखे एंड दीज रिजल्टेड इन अ वर्कशॉप इन्वॉल्विंग वर्कर ग्रुप एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन
हु इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद द एग्रीव्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली एग्रीव्ड वर्कर्स के साथ, जो एग्रीव्ड लेबर्स थे उनके साथ डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया गया, कोऑपरेशन किया गया, डिस्कशन किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को बुलाया गया, विलेज लेवल के, स्टेट लेवल के बैंकर्स को बुलाया गया, डायलॉग उनके साथ किया गया, प्रोटोकॉल्स बनाए गए, मॉनिटरिंग के सिस्टम्स बनाए गए, सॉफ्टवेयर बनाए गए, पेमेंट रिजेक्शन को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर में एनहेंसमेंट किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया। एंड अगर आप फिर उसके बाद देखें तो आज राजस्थान की कंडीशन ऐसी है कि करंटली ओनली 2.7% पेमेंट्स आर पेंडिंग एंड आर पेंडिंग रीजनरेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड 12.3% आर अंडर प्रोसेस बाय द बैंक। मतलब कि अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। वो रीजन क्या है? द रीजन इज ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, द रीजन इज ओपन कम्युनिकेशन चैनल, द रीजन इज डायलॉग, द रीजन इज डेलिब्रेशन, द रीजन इज ऑल द स्टेक होल्डर्स एट द सेम प्लेटफॉर्म। सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे बुला करके जो डिस्कशन किया गया, दैट इज द रीजन। इसके अलावा ऑथर ने केस स्टडी में ये बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है जन सूचना पोर्टल और जेएसपी जिसको बोलते हैं, जन सूचना पोर्टल जेएसपी, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ है। इट्स अ सिंगल प्लेटफॉर्म इन द पब्लिक डोमेन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस 60 डिपार्टमेंट्स ओवर 104 स्कीम्स। तो लगभग 60 डिपार्टमेंट्स की 104 से ज्यादा स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जन सूचना पोर्टल। एंड द डिजाइन एंड फॉर्मेट ऑफ ईच स्कीम हैज बीन अराइव्ड एट थ्रू अ डिजिटल डायलॉग। और यहां पे इस स्कीम के भी जितने भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं या फॉर्मेट्स हैं वो डिजिटल डायलॉग के थ्रू ही लाए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बीच में डिजिटल डायलॉग रखा गया एंड तब जाकर के इनके फॉर्मेट्स बनाए गए जन सूचना पोर्टल में किस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। तो दिस इज द केस स्टडी ऑफ राजस्थान। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ठीक है ना। अब अगला जो आर्टिकल है वो है एरोज पैराडॉक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। देखो ये आर्टिकल में पूरा जो चीज है वो आपको जानना जरूरी है, थोड़ा सा एरोज पैराडॉक्स आप जान लो कि क्या है एरोज पैराडॉक्स। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। अब मैथमेटिशियन थे केनेथ एरो। केनेथ एरो वॉज द मैथमेटिशियन जिन्होंने इलेक्शन के फ्लॉज को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट बताया जिसको कि एरोज पैराडॉक्स बोला जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, नॉर्मल मैं आपको एक चीज बताता हूँ। नॉर्मली अगर ये एक दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप बड़ा है यानी कि मेजॉरिटी है और दूसरा ग्रुप छोटा यानी कि माइनॉरिटी है। आपको क्या लगता है अगर कोई इलेक्शन होगा तो कौन इम्पैक्ट डालेगा, मेजॉरिटी डालेगा कि माइनॉरिटी डालेगा? आपको लगेगा कि मेजॉरिटी डालेगा। और यहाँ पे केनेथ एरो ने कहा कि भैया माइनॉरिटी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। Arrow's doctoral thesis completed in 1950. He identified that in any electoral system where 3 or more preferences exist, ऐसे electoral system जहां पे 3 से ज्यादा electoral 3 or more preferences exist, a curious paradox comes into play. Proponents of the minority voice can dictate the broader choice. His findings are called the Arrow's paradox. सिंपल सी बात है, जो ये 3 चॉइसेस हैं, अब इसमें से ये माइनॉरिटी चॉइस वाले हैं, तो माइनॉरिटी चॉइस के लोग जो ब्रॉडर चॉइस है उसको चेंज कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द एरोज पैराडॉक्स इज। केनेथ एरो ने इसको ले डाउन किया था 1950s में। केनेथ एरो वाज अ मैथमेटिशियन जिन्होंने इलेक्शन सिस्टम को पढ़ा और उसमें बोला कि जब 3 से ज्यादा चॉइसेस एग्जिस्ट करती हैं तो उसमें क्यूरियस पैराडॉक्स बनता है। जो प्रोपोनेंट्स होते हैं माइनॉरिटी वॉइस के, दे डिक्टेट द ब्रॉडर चॉइसेस। ठीक है ना। अब उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे 3 वॉइसेस हैं A, B, C, जिसमें एक बोल रहा है कि लेट्स डू नॉट गो टू वॉर, ये ज्यादा वाले हैं। एक है रियलिस्ट, एक है, देखो यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 कैटेगरीज एंड जो माइनॉरिटी वॉइस है वो कह रही वॉर पे जाना है। ठीक है ना। तो माइनॉरिटी वॉइस जो रहेगी वॉर पे जाने वाली, वो जो रहेगी वो रियलिस्ट को, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा है माइनॉरिटी वॉइस जो कि विच वांट्स वॉर कैन डिक्टेट द आउटकम्स बाय कन्विंसिंग द रियलिस्ट बोलते हैं नॉट गोइंग टू वॉर अंटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है ना। एंड कुछ जो बोलते हैं कि बिल्कुल वॉर पे जाना ही नहीं है। लेकिन ये जो जाने वाले माइनॉरिटी हैं, दे कैन रियली कन्विंस दोज पीपल, जो रियलिस्ट हैं उनको कन्विंस कर देंगे कि भाई वॉर अल्टीमेट नेसेसिटी है यहाँ पे एंड उसमें जाना जरूरी है। एंड दैट इज हाउ दे विल चेंज व्हाट इज एक्चुअली द आउटकम विल बी। तो आउटकम को चेंज करने के लिए जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वॉइस कैन इन्फ्लुएंस द मेजॉरिटी वॉइस।
अब देखो ऑथर ने यहाँ पे एक और चीज बोली कि जो सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने से जो एरोज पैराडॉक्स है वो और ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया ने इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर इज दैट कि जो ये माइनॉरिटी वॉइस थी ये और ज्यादा तेजी से फैल सकती है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, और अपना ये बहुत ज्यादा कन्विंसिंग पावर रखती है सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। एंड यहाँ पे इसके बाद ऑथर ने कुछ एग्जांपल दिए। एडम एल्टर की एक बुक है इररेजिस्टिबल, द राइज ऑफ एडिक्टिव टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस ऑफ कीपिंग यूएस हुक्ड। तो इस किताब में उन्होंने लिखा है कि 10 साल पहले जो आईपैड और आईफोन के आने के पहले जो एवरेज पर्सन का अटेंशन स्पैन था वो 12 सेकंड का था, लेकिन अभी रिसर्च जो हुई है उसके अकॉर्डिंग जो अटेंशन स्पैन रह गया है ह्यूमन बींग्स का वो 12 से घट करके 8 सेकंड का हो गया है, विच इज शॉर्टर देन द अटेंशन स्पैन ऑफ एन एवरेज गोल्डफिश। गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन भी जो रहता है वो 9 सेकंड का रहता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स का 8 सेकंड का है। सो दैट दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। एंड जब अटेंशन स्पैन घटेगा, देखो अटेंशन स्पैन घटेगा तो और आप और इजीली कन्विंस हो जाओगे, तो जो माइनॉरिटी वॉइस है वो आपको और इजीली कन्विंस कर लेगी और आउटकम चेंज करा लेगी। यही कारण है कि जो आपका एरोज पैराडॉक्स है दैट हैज स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एज। जो ये सोशल मीडिया का एज है उससे और ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, आपका और ज़्यादा वो हो गया है, कम हो गया है, और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है रोज पैराडॉक्स। अ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वालिटी, ये जो आर्टिकल लिखा गया है रिगार्डिंग द पेइंग फॉर द डोमेस्टिक वर्क एंड केयर, जो कि अभी तमिलनाडु में कमल हसन ने अपनी पार्टी के दौरान अनाउंसमेंट किया था कि जो हाउस वर्क है उसके लिए भी पे किया जाएगा। तो ऑथर ने कहा है कि एक्चुअली में देखने में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ रिग्रेसिव स्टेप। ऑथर का कहना है कि विमेन को उनके हाउस वर्क के लिए पे करना जो है ये एक रिग्रेसिव स्टेप है, ना कि प्रोग्रेसिव स्टेप। अब कैसे? ऑथर ने कहा कि देखो इशू क्या है, मेन इशू ये नहीं कि अनपेड वर्क है, मेन इशू ये कि पूरा का पूरा घर का काम महिला करे ही क्यों। क्या आप उसको अगर पे करने लगोगे तो क्या उसके वर्क का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक्चुअली ऑथर ने दे रहा 3 आर की बात की है। पहला आर है एक रिकॉग्निशन, दूसरा आर है रिडक्शन एंड तीसरा आर है रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ये कमल हसन का अनाउंसमेंट है वो केवल ये रिकॉग्निशन वाले पार्ट को मतलब कि ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में जो इशू है वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन का, इशू है वो है रिडक्शन का। ऑथर ने कहा है कि यहां से देखो 2 इशूज आएंगे। पहली चीज तो है कि ये केवल रिकॉग्नाइज करा कि ठीक है हाँ विमेन का वर्क भी इंपॉर्टेंट है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, आपने कुछ पेमेंट कर दी उसके लिए, लेकिन रिडक्शन वाले पार्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया और रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट यहां पर होगी वो होगी क्या कि जैसे ही आपने पे कर दिया तो आपने ये पूरा सिस्टम फॉर्मलाइज कर दिया। व्हाट यू डू इज दैट यू फॉर्मलाइज, और आपने एक तरीके से ये डिसाइड कर लिया कि हाँ विमेन घर का काम विमेन ही करेंगी, हाँ उनको पेमेंट जरूर मिलेगी, लेकिन व्हाट यू डू इज दैट यू मेक इट अ फॉर्मल, एक तरीके से हमने फॉर्मल एग्रीमेंट बना लिया विमेन के साथ, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज कि ये जो है ये रिग्रेसिव स्टेप है ना कि प्रोग्रेसिव स्टेप है। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पर एक गवर्नमेंट डिफेंस रूल फॉर एनिमल सीजर। अब एक रूल आया है गवर्नमेंट का रिसेंटली दैट कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा शक होता है दैट ही और शी इज इलीगली ट्रांसपोर्टिंग द एनिमल फॉर स्लॉटर और ही और शी इज डूइंग क्रुएलिटी टू द एनिमल, तो केवल और केवल सस्पिशन के बेसिस पे द एनिमल कैन बी सीज्ड फ्रॉम हिम और हर। तो याद रखिएगा एक नया रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लॉ लाया है, वो क्या लाया है कि ओनर्स विल बी मतलब उनके जो राइट्स हैं एनिमल के वो ले लिए जाएंगे व्हेन देयर इज अ सस्पिशन दैट दे आर illegally transporting the animals for slaughter or they are doing cruelty to the animals, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट जो है वो कब का एक्ट है? 1960 का एक्ट है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट। इसी एक्ट के अंतर्गत एक बॉडी भी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। 1962 में बनी थी, जिसको हम बोलते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट्स स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960। तो ये चीज आप थोड़ा याद रखिएगा। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। इसके अलावा एक आर्टिकल के अब जिक्र किया ऑथर ने यहाँ पे, आर्टिकल 51AG जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, विच इंजॉइंस अपॉन दैट एवरी सिटीजन टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग मैमल्स, है ना। ये आपको याद रखना है। 51AG एक आर्टिकल है विच इज मतलब कि
experiencing the pain, sorrow, suffering and discomfort. Article 51J of the Constitution enjoins upon every citizen to have compassion to other living animals. दूसरे जो living animals हैं उनके लिए compassion की बात 51AG करता है, ठीक है ना. तो that is the thing which author says कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बताई हैं for defending their rule. Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Puri said that the timeline for completion of this Parliament project is 75th year of independence, जो कि 2022 में आएगा. और हेरिटेज कमेटी ने ऑलरेडी आपको पता है अप्रूवल दे दिया है, तो अब ये काम जल्दी से जल्दी और तेजी से स्टार्ट होगा. 2022 तक ये 75 साल जब होंगे ना इंडिपेंडेंस को, तो ये कंप्लीट होना है. आगे मूव करते हैं. स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन थ्रेटन द स्टेबिलिटी. अब यहां पर ऑथर ने बात किसके बारे में की है? बात की है फाइनेंशियल मार्केट जो होता है आपका, फाइनेंशियल मार्केट और जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, इसके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस रहते हैं. रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर में डिफरेंसेस रहते हैं. तो शक्तिकांता दास जो कि आरबीआई गवर्नर, उनका ये कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन जो रहती है वो कई बार अलग रहती है दैन योर रियल इकोनॉमिक कंडीशन. जैसे कि अगर आप देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में अभी मार्च से अभी तक में 90% की ग्रोथ हो चुकी है ना मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में. लेकिन वो चीज आपको रियल इकोनॉमी में नहीं देखने को मिलेगी. तो वही चीज होता है यहां पे शक्तिकांता दास जी का कहना है कि जो फाइनेंशियल की ग्रोथ है, मार्केट की ग्रोथ है, वह रियल इकोनॉमी से डिफरेंट रहती है. इस कारण से क्या रहता है कि थोड़ा स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं. अब ये गवर्नर ने एक रिपोर्ट, जो आरबीआई एक रिपोर्ट निकालता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो आरबीआई निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें कि ये सारी चीजें का जिक्र किया गया है. अगर आप में से किसी को फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नहीं पता तो बता दूं, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है. जैसे कि इसमें स्टॉक मार्केट भी इंक्लूड रहता है, बॉन्ड मार्केट भी इंक्लूड रहता है, फॉरेक्स मार्केट भी इंक्लूड रहता है, डेरिवेटिव मार्केट भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनके अंदर बॉन्ड, सिक्योरिटीज, आपके जो स्टॉक मार्केट्स हैं, फॉरेक्स मार्केट हैं, डेरिवेटिव मार्केट है, इन सब का जो ट्रेडिंग होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आता है. यहाँ की जो ग्रोथ है वो हो सकता है कि मेन ग्रोथ से अलग हो. अब जैसे फाइनेंशियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 90% तक हो चुकी है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर आज भी स्ट्रेस्ड है, एनपीए की समस्या आज भी वहां पर है. और आरबीआई ने ये भी कहा है कि जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा या पैंडेमिक जब थोड़ा ओवर होगा, उसके बाद जो रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं वहां पे बहुत सारे लोन डिफॉल्ट देखने को मिलेंगे. हो सकता है वहां से एनपीए की समस्या फिर से बढ़ना शुरू हो जाए. तो यहां पे ऑथर ने ये चीज भी बताई है. Steep steel prices hurt several sectors as China gorges on ore. तो यहां पर बात चल रही है स्टील के इंक्रीजिंग प्राइसेस की. तो स्टील के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? उसका रीजन है कि आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको पूछ ले कल को तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं. तो स्टील के प्राइसेस बढ़ने का रीजन है कि आयरन ओर का प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है. फॉर दैट रीजन इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना. तो स्टील का प्राइस बढ़ता जा रहा है. देखो अगली चीज यहां पर लिखी है, ऑस्ट्रेलिया इज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर चाइना बट बायलैटरल टाइज हैव रन इनटू रफ वेदर आफ्टर द फॉर्मल कॉल्ड फॉर अ प्रोब इनटू ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19. तो ऑस्ट्रेलिया जो था एक मेजर ट्रेडर था फॉर द आयरन ओर विद चाइना, लेकिन हो क्या गया कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि कोविड-19 की जांच की जाए. जब क्वाड ग्रुप में, आपको पता है ना क्वाड ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी है, तो क्वाड ग्रुप के कारण ऑस्ट्रेलिया ने ये सब बोला कि पैंडेमिक की जांच की जाए, और इस कारण से जो ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के जो रिलेशनशिप थे वो ठीक नहीं रह गए. देन ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर हैज फार बीन स्प्रेड फ्रॉम हायर ड्यूटीज एंड कस्टम डिलेज. 60% ऑफ चाइना's requirement have traditionally come from the island nation. मतलब 60% चाइना की जो रिक्वायरमेंट थी आयरन ओर की वो केवल ऑस्ट्रेलिया से आती थी. तो ये भी थोड़ा बंद हो गई. जब ये बंद हुई तो वहाँ के प्राइसेस थोड़ा और बढ़ने लगे. डिमांड वहाँ उतनी ही है, लेकिन जो लेने वाली कंट्रीज हैं वो ऐसी ऐसी हैं, ठीक है ना. एंड डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज अनदर रीजन. जो आयरन ओर का क्यों प्राइस बढ़ा है? क्योंकि इसका प्रोडक्शन थोड़ा घट गया है ना. स्पेशली इंडिया में जो उड़ीसा की माइंस है वहां पे इसका प्रोडक्शन काफी घट गया है. इस कारण से आयरन ओर की प्राइस भी बढ़ गई है और ज्यादा, एंड इस कारण से फिर स्टील की ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी, है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट इज इट फॉर द डे. इंडिया ने टेस्ट ड्रॉ करा लिया फाइनली ना. वैसे तो जीत सकते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीत जाते, पर हनुमा विहारी एंड रविचंद्रन अश्विन ने, अब ठीक है अब उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आई विश कि अगर वहाँ पे थोड़ा पंत और थोड़ी देर टिक जाता या फिर चेतेश्वर पुजारा टिक जाता तो अमन जीत सकते थे, है ना. और ऑस्ट्रेलिया को थप्पड़ लगता पूरा मुंह पे, जिस तरह से उन्होंने ये अभी स्लेजिंग और रेशियल कोट्स किए थे मोहम्मद सिराज के ऊपर. सो दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एंड
मैं चाहता था कि हम जीतें, बट ठीक है, आगे आगे अभी ब्रिस्बेन में मैच होने वाला है ना, वहाँ पे हम जीत के दिखाएंगे. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. एंड प्लीज डू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.